वह आंखों ही आंखों में आकाश और सुमित से जानना चाहते थे कि कल रात आखिरकार भाई कहाँ गए थे। लेकिन क्योंकि उस वक्त सब वहां मौजूद थे तो उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं बोला। लेकिन आहान तुरंत उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं भाई से मिलकर आता हूं। तभी ध्रुव भी आहान के पीछे पीछे जाने लगा। तब दादाजी बोले, मुझे भी जाना होगा, मुझे देखना है कि वह कैसा है। जल्दी ही दादाजी भी उठकर जाने लगे। धीरे धीरे आकाश और सुमित भी उठ खड़े हुए। डॉक्टर रश्मि भी उनके पीछे पीछे जाने लगी। अब आस्था अकेली ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठी रह गई। वह सोचने लगी, यह सब तो उठकर उस राक्षस को देखने के लिए जा रहे हैं। क्या हम भी जाए? क्या हमारा जाना ठीक रहेगा? अगर हमारे जाते ही उस राक्षस के अंदर पिशाच वाली आत्मा आ गई तो, और उसने हम पर फिर से आक्रमण कर दिया तो? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम यहीं बैठेंगे। हमें उनकी शक्ल देखना ही नहीं है। लेकिन अब दादाजी आस्था को सोचते हुए देख चुके थे। अब एक पल के लिए दादाजी ने रुककर आस्था की ओर देखा था। वही जैसे ही आस्था की नजर दादाजी पर पड़ी, तब आस्था थोड़ा सा शर्मिंदा सा हो गई थी और फिर मन में सोचने लगी थी, आस्था, तू ऐसे कैसे कर सकती है? तुझसे तो किसी का दुख दर्द देखा ही नहीं जाता, चाहे वह तेरा दुश्मन ही क्यों ना हो। आस्था, तू भूल गई वह गांव में जो शारदा काकी थी, उनकी तेरी नानी माँ से एक बार लड़ाई हुई थी और तब से तू उसे अपना दुश्मन समझने लगी थी। लेकिन तूने उसके बाद जब काकी बीमार पड़ी, उनकी कितनी सेवा की थी और उसके बाद वह ठीक भी हो गई थी। तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। भले ही पिशाच सिंघानिया तुझसे कितनी ही नफरत करे, लेकिन तुझे इंसानियत के नाते उसे कम से कम देखने तो जाना चाहिए। अभी आस्था अपने मन में आए सवालों के जवाब दे रही थी, उसी में उलझी हुई थी। तभी दादाजी की आवाज आस्था के कानों में आई। वह बोले, आस्था बेटी, तुम भी आ जाओ हमारे साथ। डोंट वरी, अरमान तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं ना वहां पर। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आस्था को बहाना मिल गया। वह दादाजी को सहारा देने के बहाने से अरमान के कमरे की ओर जाने लगी। वही आहान ने बिना नॉक किए अरमान का कमरा खोल दिया। उसने देखा कि अरमान एक हाथ से लैपटॉप लेकर बैठा हुआ था और अपना काम जारी रख रहा था। एक हाथ पर उसकी बड़ी सी पट्टी लगी थी। यह देखते ही आहान की आंखों के किनारे भीग गए। वह अरमान से बहुत प्यार करता था, उसे बहुत अटैच्ड था। इस तरह से अरमान को देखकर उसका गला भर आया। उसने फटाफट से उसके हाथ से लैपटॉप लेकर साइड में रख दिया और उसे गले से लगा लिया। घबराते हुए बोला, अरमान भाई, ये क्या हो गया? आप कहाँ चले गए थे? आपने हमें बताया क्यों नहीं? हम भी आपके साथ मिशन में चलते तो आप कम से कम हमें इन्फॉर्म तो कर देते। जैसे ही आहान ने फ्लो में मिशन के बारे में बोला, तभी ध्रुव, जो वहां पहुंच चुका था, आहान को चुप रहने का इशारा करने लगा। उनके रूल रेगुलेशन के मुताबिक मिशन की इस तरह की कोई बात घर में परिवार के बीच नहीं कर सकते थे। सिर्फ फार्म हाउस वगैरह में ही कर सकते थे, या फिर अगर कुछ इमरजेंसी थी, किसी को नोटिफिकेशन या एसएमएस भेजना होता था, तो वह फोन के द्वारा एक दूसरे से कोऑर्डिनेट किया करते थे। लेकिन इस तरह से खुल्लम खुल्ला वह किसी भी मिशन का नाम तक नहीं ले सकते थे। इसीलिए ध्रुव ने आहान को तुरंत रोक दिया। आहान भी अपनी बात करेक्ट करते हुए अरमान के गले से लग गया। अरमान, जो आस्था को उसके कमरे में लिटाने के बाद सोया ही नहीं था, थोड़ा खुद को बेहतर महसूस करने के लिए शर्टलेस होकर बैठा था। उसने केवल लोअर पहन रखा था, ऊपर से एक तौलिया डाल रखा था, क्योंकि उसने कपड़े इसलिए नहीं पहने थे क्योंकि शर्ट वगैरह या कोट वगैरह कुछ भी वह डालता तो उसे उसके हाथ पर इफेक्ट पड़ सकता था। इसीलिए अरमान ने कुछ नहीं पहना था, बस एक तौलिया डालकर बैठा हुआ था। अब ध्रुव भी जल्दी से जाकर अरमान के गले से लग गया। लेकिन अरमान उनसे चिढ़ते हुए बोला, यह सब क्या है? ये तुम लोगों को क्या हो गया है? जब देखो बच्चों की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हो। क्या हुआ है? मुझे ठीक है, छोटी सी खरोच है, ठीक हो जाएगी। इसमें इतना ज्यादा बवाल मचाने वाली कौन सी बात है? जैसे ही अरमान ने अपने एरोगेंट बिहेवियर में उन लोगों को थोड़ा सा डांटा, वह दोनों एकदम से चुप हो गए। लेकिन फिर भी वह बड़ी ही प्यार और मोहब्बत भरी नजरों से अरमान की ओर देख रहे थे, क्योंकि वह सब अरमान को बहुत प्यार करते थे। जल्दी ही उनके पीछे पीछे सुमित भी पहुंच गए।
सुमित ने जाते ही अरमान से आंखों ही आंखों में हालचाल लिया। तुम ठीक हो ना? तब अरमान ने अपनी गर्दन हल्के से हाँ में हिला दी। फिर आकाश भी जल्दी वहीं पर एक तरफ खड़ा हो गया। उसने उसे कुछ नहीं पूछा, लेकिन तभी डॉक्टर रश्मि, दादाजी और आस्था वहां गए। आस्था तो दादाजी के पीछे ही दुबकी हुई थी। उसने अरमान की ओर देखा ही नहीं। वह केवल हल्का सा अपना सर दादाजी के पीछे से निकालकर अरमान की ओर देख रही थी, फिर से छिप जाती थी। लेकिन अरमान ने आस्था की प्रेजेंस फील कर ली थी। आस्था की खुशबू अरमान की नाक से जा टकराई थी और वह मन ही मन में बोला, ये आफत की फ्रेगनेंस एक दिन मुझे पागल कर देगी। तभी दादाजी इमोशनली अरमान के पास आए और उसके सर पर हाथ रखकर बोले, ये क्या हुआ बेटा? तुझे चोट लगी है? तूने हमें बताया भी नहीं। क्या हो गया तुझे? क्यों सबसे उखड़ा उखड़ा रहता है मेरा बच्चा? ऐसा बोलकर दादाजी ने अरमान के माथे को चूम लिया। वहीं जब दादाजी बिल्कुल अरमान के पास चले गए, तब आस्था डॉक्टर रश्मि के पास उनका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। वह केवल हल्का हल्का अपना सर निकालकर बार बार अरमान को देख लेती, फिर से पीछे छिप जाती। कहीं ना कहीं उन चारों ने, जितने भी उस वक्त वहां लोग मौजूद थे, सबने आस्था की हरकत को देख लिया था। सभी आस्था की इस बचपन वाली हरकत को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तभी दादाजी की नजर भी आस्था पर पड़ी, जो उस वक्त अरमान से कितनी डरी हुई थी। वह उसके सामने आने से भी कतरा रही थी। ये बात दादाजी समझ चुके थे। तभी राजेश, जो अरमान का सर्वेंट था, जल्दी से उसके लिए ब्रेकफास्ट ऊपर लेकर आ गया। डॉक्टर रश्मि ने उसे बोल दिया था कि अरमान को ब्रेकफास्ट उसके कमरे में ही दे दे, क्योंकि भले ही उसके हाथ में चोट हो, लेकिन उसके लिए इस तरह से चलना फिरना ठीक नहीं है, क्योंकि चलने से भी उसके हाथ की मांसपेशियों पर फर्क पड़ सकता है और अभी उसके हाथ को प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि भले ही यह गोली उसे छूने के लिए आई थी, लेकिन काफी गहरा जख्म देकर गई थी, जिसकी वजह से अभी उसे कुछ दिनों तक, 2 से 3 दिन तक कम से कम आराम करना था। लेकिन अरमान फिर भी एक हाथ से लैपटॉप लेकर बैठ गया। डॉक्टर रश्मि ने आते ही जैसे ही लैपटॉप देखा, वह बोली, अरमान, तुम्हें इस हालत में इस तरह से लैपटॉप पर काम नहीं करना चाहिए। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें 2 से 3 दिन प्रॉपरली रेस्ट करना चाहिए। तभी दादाजी तुरंत अपने दोनों हाथों को जोड़कर रश्मि के सामने खड़े हो गए और बोले, बेटी, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। मेरी बच्ची, तुम तो यहाँ पर इस नालायक की बीवी के लिए आई थी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन अब देखा तुम्हें उसका भी इलाज करना पड़ रहा है। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, रश्मि मुस्कुरा दी और बोली, दादाजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब जहां मुझे पेशेंट दिखेंगे, मैं तो उनका इलाज करूंगी ना। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, दादाजी मुस्कुरा दिए, उसके सर पर हाथ रखकर बोले, जीती रहो बेटा, जीती रहो। फिर दादाजी फिक्रमंद होकर बोले थे, वैसे बेटी वो कब तक ठीक हो जाएगा? तब रश्मि बोली, दादाजी, मैंने आपसे कहा ना, वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आप उसके लिए परेशान ना हो, बस उसे 2 से 3 दिन काम से दूर रखिए। तब दादाजी मायूस होते हुए बोले, लेकिन बेटा, काम के बिना तो 1 मिनट नहीं रह पाएगा। तू एक काम कर, इसको कुछ नींद की गोलियां वगैरह दे दे, जिससे यह सोता ही रहे। कम से कम उसके बहाने से ही आराम तो करेगा। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, अरमान इमोशनलेस चेहरे से उन सबको देख रहा था। वह जानता था कि आस्था भी उस वक्त कमरे में मौजूद है, लेकिन जिस तरह से आस्था उसे देख रही थी, अरमान ने उसकी ओर एक पल के लिए भी नहीं देखा। तभी दादाजी अचानक आस्था से बोले, आस्था बेटी, तुम अरमान को ब्रेकफास्ट करवा दो, तब तक हम लोग भी अपना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ आएंगे। जैसे ही दादाजी ने यह कहा, आस्था की जान हलक में अटक गई। वह जल्दी से घबराकर बोली, दादाजी, यह आप क्या कह रहे हैं? हम नाश्ता करवा दें? हम भला कैसे? आस्था की जुबान उसका साथ नहीं दे रही थी, इसीलिए उसे 2-3 शब्द बोलने में काफी अड़चन महसूस हुई। तभी दादाजी बोले, हाँ बेटा, वह तुम देख रही हो ना, उसके सीधे हाथ में कितनी चोट लगी है और उल्टा हाथ से वह कभी कुछ नहीं खाता है, और इस तरह से वह उल्टे हाथ से खाना नहीं खा पाएगा, तो प्लीज तुम उसकी मदद कर दो।
अब रश्मि हैरानी से दादाजी की ओर देखने लगी। तब रश्मि की आंखों में सवाल देखकर दादाजी रश्मि की ओर देखकर धीमी आवाज में बोले, रश्मि बेटा, हाँ, शायद तुम भी मुझे स्वार्थी समझ रही होगी कि अपने पोते के लिए मैं इस तरह से एक और कोशिश करने लगा हूँ। हालांकि मैंने आस्था से बोला है कि बहुत जल्द उसे इस रिश्ते से भी आजाद करवा दूंगा। लेकिन बेटा, क्या करूं? आज अपने बेटे की चोट देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है मानो उसे संभालने वाला तो कोई है ही नहीं। इसीलिए बस मैं एक और आखिरी कोशिश करना चाहता हूँ। शायद इस कोशिश से दोनों एक दूसरे के पास आ जाए। कहीं ना कहीं दादाजी की बात सुनकर रश्मि भी चुप हो गई, क्योंकि वह सोच रही थी कि कहीं ना कहीं दादाजी का इस तरह से अरमान के लिए सोचना कुछ गलत नहीं है। आखिर कौन अपने पोते या बेटे की खुशी नहीं सोचेगा। ऐसा बोलकर जल्दी ही वह उस कमरे से बाहर निकल गए। उनके ठीक पीछे पीछे रश्मि, आहान, ध्रुव, आकाश, सुमित भी निकल गए, क्योंकि वे दादाजी की बातों का मतलब समझ गए थे। एक एक करके वह भी किसी न किसी बहाने से वहां से निकल गए। वहीं राजेश भी अरमान के नाश्ते की ट्रे वहीं पर रखने के बाद वहां से चला गया। डॉक्टर रश्मि ने अरमान के लिए काफी नॉर्मल सूप वगैरह बनाया था ताकि वह थोड़ा परहेजी खाना खाए, कम तला भुना खाना खाए तो उसका जख्म जल्दी भर सकता था। इसीलिए डॉक्टर रश्मि ने थोड़ा सा वेजिटेबल सूप और जूस वगैरह अरमान के लिए नाश्ते में भिजवा दिए थे। अब आस्था अपने हाथों की उंगलियों को मरोड़ने लगी। उसे हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि अरमान की ओर देख सके, तो भला वह उसे ब्रेकफास्ट कैसे करवाती। अब उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। मन ही मन में वह बोली, ये दादाजी मुझे कहाँ फंसा कर चले गए। कल ही तो बोले थे कि वह मुझे अब बिल्कुल पूरी तरह से आजाद करवा देंगे, तो इस तरह से मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए। कहीं ना कहीं आस्था घोल घोल आंखें घुमाकर कुछ सोच रही थी कि तभी अरमान हल्का सा खांसने लगा। अरमान के खांसने से आस्था का ध्यान भंग हुआ और तुरंत उसने पानी का गिलास उठाकर अरमान की ओर बढ़ा दिया। अभी भी उसने अपनी आंखें झुका रखी थीं। वह अरमान की ओर नहीं देख रही थी, लेकिन अरमान उस वक्त पूरी नजरों से सिर्फ आस्था को ही देख रहा था। वह उसकी ओर देखते हुए अरमान ने अपने उल्टे हाथ से पानी लिया तो उसका हाथ आस्था के हाथों को छू गया। एक पल के लिए आस्था ने अपनी आंखें उठाकर अरमान की ओर देखा। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे को देखा, लेकिन अगले ही पल आस्था तुरंत सीधी खड़ी हो गई। लेकिन अरमान अब सही से पानी नहीं पी पा रहा था। तब आस्था ने उसकी मदद करते हुए उसे पानी पिलाया और उसके साइड टेबल पर गिलास रख दिया और खड़ी होकर बोली, आप नाश्ता कर लीजिए, तब तक हम आपकी मदद के लिए किसी को भेज देते हैं। ऐसा कहकर आस्था जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ी, अचानक से अरमान ने अपने उल्टे हाथ से ही आस्था का हाथ पकड़ लिया। अब आस्था की सांसें बहुत जोरों से चलने लगीं। आस्था की सांसों के चलने की वजह से उसके शरीर के कुछ उभरे हुए अंग काफी ज्यादा ऊपर नीचे हो रहे थे, जिन्हें अरमान बड़े ही ध्यान से देख रहा था। उसे सब कुछ अलग ही एंटरटेनिंग सा लग रहा था।